हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की पीटी 365 को कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो हमारा पहला लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था का क्या प्रारूप है और ये जो करंट अफेयर इसमें दिया गया है, ये अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। इसी टारगेट के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट किया गया है। आपका जो पॉलिटी का आया हुआ है उसको भी आपका लाइव दिया गया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे गए हैं तो उनको देखिए। अभी आपका प्रेजेंट में ये आपका इकोनॉमी का चल रहा है तो इकोनॉमी को दिया गया है तो उसको भी आप देखिए। जैसे भी आपका आता जाए तो आप अपना टाइम निकालते निकालते आप करंट अफेयर भी साथ में पढ़ते रहिए, ताकि जब आपका एग्जाम रहे, क्योंकि एग्जाम को 4 ही महीने बचे हैं, 4 महीने से भी कम दिन बचे हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 25 मई का, तो उसके लिए आपको कम समय है। तो उसमें अगर आप इस रिवीजन करेंगे करंट अफेयर का तो ये आपका जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा और आपको रिवाइज करने का भी मौका मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो कल का टॉपिक था, कल टॉपिक के अंतर्गत हमने इसका बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति के बारे में पहले टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ था। हमारा बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने इसके जो सब टॉपिक आए हुए थे इन सब के बारे में एक एक करके जाना हुआ था। अब आज का हमारा जो टॉपिक आता है वित्त और कराधान, यानी कि आज हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड के अंतर्गत वित्त एवं कराधान, साथ ही साथ हम इसको भी पढ़ लेंगे, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार को। तो इसको हम पढ़ेंगे तो ये हमारे आज के दूसरा और तीसरा टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विथ दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की डिटेल एनालिसिस आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर आपको ये प्रत्येक सुविधा मिलेगी। तो हमारा ये टॉपिक अब जैसे आता है वित्त एवं कराधान को लेकर। वित्त एवं कराधान को लेकर जो टॉपिक है, इन टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि इनके किस किस टॉपिक में, यानी कि सब टॉपिक किसके रहेंगे और किस किस को पढ़ा जाएगा। जैसे कि वित्त और कराधान के अंतर्गत आपके आते हैं वस्तु एवं सेवा कर के बारे में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ एवं इंडेक्सन दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ एवं इंडेक्सेशन लाभ के बारे में, विरासत क्या कर क्या होता है इसके बारे में, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते, दोहरा कराधान बचाव समझौता, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर आते हैं हम और भी अन्य घटनाक्रम, जैसे कि शुल्क वापसी के बारे में, विंडफॉल टैक्स के बारे में, तो ये आपके इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। फिर तीसरा टॉपिक आता है भुगतान प्रणाली एवं वित्तीय बाजार के बारे में, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में, प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के बारे में, सेटलमेंट चक्र के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कोएलिशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग के बारे में, वित्तीयकरण के बारे में, भारतीय डेरिवेटिव मार्केट के बारे में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में, और अन्य प्रमुख घटनाक्रम में आएंगे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण फ्रंट रनिंग के बारे में, इंडिया वेलोसिटिलिटी इंडेक्स के बारे में, फिंगरनेट के बारे में, परपेचुअल बॉन्ड्स के बारे में, पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स के बारे में, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में और कैरी ट्रेंड के बारे में। तो ये आपके प्रमुख मेजर टॉपिक होंगे जिनको एक एक करके पढ़ा जाएगा। चलिए तो आज हम शुरुआत करते हैं इसके टॉपिक की। जो हमारा ये आज का टॉपिक है, कौन सा टॉपिक आ रहा है हमारा? ये टॉपिक आ रहा है हमारा वित्त एवं कराधान को लेकर। तो वित्त एवं कराधान को लेकर टॉपिक है, तो इसको हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित, यानी कि जीएसटी से रिलेटेड हमारा पहले नंबर पर ही टॉपिक आ जाता है। तो वस्तु एवं सेवा कर के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि वस्तु एवं सेवा कर को कब लागू किया गया था, प्रेजेंट में इससे रिलेटेड क्या समिति गठित की गई है और इसके अंतर्गत अभी कितने जो टैक्सेस हैं उनको शामिल किया गया है, और इनके ये किस तरीके का कर है, तो इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर जो है वह एक तरीके से ये कर मार्च 2026 में क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद लग्जरी सिन डेमेरिट्स गुड पर कराधान हेतु निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया गया है। तो क्या किया गया है, यहाँ पर मंत्रियों का समूह गठित किया गया है। किस तरीके के कौन सा निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया गया है? ये गठित किया गया है कि आपका जो क्षतिपूर्ति उपकर है, यानी कि जीएसटी जो है, वो सिर्फ मार्च 2026 में
मार्च 2026 में क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद लग्जरी सिनो डीमेरिट्स गुड्स पर कराधान हेतु निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया गया। तो आप आती है कि आखिर लग्जरी गुड्स क्या होती है, सिन गुड्स क्या होती है, डीमेरिट्स गुड क्या होती है, जिनके अंतर्गत अलग से मंत्रियों का समूह गठित किया गया है। तो बात करते हैं लग्जरी गुड के बारे में। लग्जरी गुड्स यानी कि लग्जरी गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो आवश्यक नहीं होती है लेकिन फिर भी किसी संस्कृति या समाज के लिए अत्यधिक वांछनीय माने जाते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि इसकी आवश्यकता है, लेकिन क्या होता है कि किसी संस्कृति यानी कि कोई भी समाज है या कोई भी जिस कल्चर को फॉलो करता है, उसके लिए ये जरूरी मानी जाती है। मतलब कि उसके लिए जरूरी है, जैसे कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। तो ये जो गुड्स है आवश्यक नहीं है, जैसे कुछ आवश्यकता के तौर पर कुछ वस्तुएं आती हैं, कुछ ये रहता है कि विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए अलग से आती हैं, कुछ ये है कि आवश्यक तो है लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, कुछ समाज के लिए आवश्यक है, ये सभी के लिए नहीं है। तो ये इन गुड्स के बारे में है। अब इन गुड्स के लिए कौन सी आएगी है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल व्हीकल को हम समझ सकते हैं। फिर आती है कुछ सिन गुड्स के बारे में। अब सिन गुड्स किस तरीके की होती हैं? ये गुड्स आएगी उस तरीके की गुड्स जहां पर समाज के लिए हानिकारक और अवांछनीय मानी जाती हैं, जैसे कि समाज द्वारा ऐसी वस्तुओं से सेवन या संलिप्तता को अनैतिक माना जाता है। सिन मतलब क्या होता है? पाप। सिन मतलब पाप होता है, जैसे कि सिन का मतलब हिंदी में पाप होता है। सिन गुड्स मतलब कि गैम्बलिंग और शराब, ये खराब चीज है। जुआ खेलना, शराब पीना ये खराब चीज है, तो इन्हें हानिकारक और अवांछनीय माना गया है। तो अगर आपसे कोई याद भी नहीं हो रहा है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सिन गुड्स के अंतर्गत वो चीजें आएंगी जो हमें एक गलत दिशा की ओर ले जा रही है। तो गलत दिशा की ओर ले जाना, जैसे कि जुआ खेलना, शराब पीना इत्यादि, ये इसके अंतर्गत आएंगे। इन्हें हानिकारक भी माना जाता है, अवांछनीय माने भी जाता है, और इनका सेवन करने और संलिप्तता होने से इन्हें अनैतिक भी माना जाता है। तो ये सिन गुड्स हुए। फिर आते हैं डीमेरिट्स गुड के बारे में। अब ये डीमेरिट्स गुड्स कौन सी होती हैं? अब ये गुड्स जो होती है ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं को पसंद तो आती हैं लेकिन वास्तव में ये हानिकारक होती हैं, इसलिए इन्हें उपभोग को हतोत्साहित किया जाता है, जैसे तंबाकू हुआ, सिगरेट हुआ। जैसे कोई भी व्यक्ति इन जो वस्तुएं हैं इनका एडिक्टेड होता है, यानी कि पसंद आती हैं लेकिन ये क्या होता है कि हानिकारक होता है। आप तंबाकू का पैकेट लेते हैं या फिर सिगरेट का पैकेट देखते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो पता है कि उसको वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो उसमें भी दिया गया है, लेकिन लोग उसको यूज़ करते हैं। उस तरीके से उपभोग को वो हतोत्साहित भी करती है। तो इस तरीके की ये गुड्स हैं। तो कौन-कौन सी गुड्स हैं? लग्ज़री गुड्स, सिन गुड्स, डीमेरिट्स गुड्स। लग्ज़री गुड्स में कैसी गुड्स हैं? जिनकी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक समाज के लिए उसकी आवश्यकता है। यानी कि ये एक रेयर केस में ही इसकी रेयर केस नहीं कहेंगे, मतलब कि वो एक जरूरत के हिसाब से है, उस अकॉर्डिंग है। इसकी जरूरत लग्जरी, जो लग्जरी चीजों का शौक रखते हैं उनके लिए, जैसे स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। सिन गुड्स के अंतर्गत वो जो कि हानिकारक भी है, अवांछनीय भी है, जैसे शराब पीना, गैम्बलिंग होना या जुआ खेलना इत्यादि होगा। डीमेरिट्स गुड्स के अंतर्गत वो वस्तुएं जो पसंद तो आती है लेकिन वास्तविक में तौर पर ये हानिकारक होती है, और इनका उपभोग जो है उसको हतोत्साहित किया जाता है, जैसे तंबाकू हुआ, सिगरेट इत्यादि। तो इस तरीके से लग्जरी सिन और डीमेरिट्स गुड्स के बारे में है। अब जान लेते हैं कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बारे में, कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर क्या है, जो ये अभी 2026 में समाप्त होने वाला है। तो जीएसटी उपकर क्यों लगाया जाता है? जब ये लागू किया गया था तो इस पर कितने परसेंट का टैक्स लगाया गया था? तो इनको जान लेते हैं। डीमेरिट्स मतलब कि जो जीएसटी उपकर है, क्षतिपूर्ति उपकर, वह जीएसटी यानी कि राज्यों की प्रतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तहत लागू किया गया। जीएसटी को भी 2017 में ही लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था जीएसटी को। उसी टाइम पर इन वस्तुओं पर भी टैक्स लागू किया गया था। जब इन वस्तुओं पर टैक्स लागू किया गया था तो उसका जो उद्देश्य था, वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व की नुकसान की भरपाई करना। तो क्या उद्देश्य था? जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का मतलब
कि ये जो जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण जो राज्यों के में होने वाला नुकसान है, उनकी भरपाई के लिए इस गुड्स का मतलब कि इस उपकर का प्रयोग किया जाएगा। यह उपकर जो होगा कितना परसेंट दर से लागू किया जाएगा, जिसमें लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स और डीमेरिट्स गुड्स को 28% इसको लागू किया जाएगा। तो इस तरीके से ये रहेगा। तो ये जीएसटी उपकर हो गया। अब जीएसटी के बारे में भी जान लेते हैं। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी जो है वह पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर होता है। किस तरीके का कर होता है? एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर, जो यह वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। यानी कि यह प्रत्येक वस्तु के जिस तरीके का मूल्य होता है, उसी के हिसाब से इसको प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। तो जीएसटी किस तरीके का है? एक अप्रत्यक्ष कानून है, जो एकल घरेलू कानून के तौर पर, एकल प्रत्यक्ष कर के तौर पर इसका पूरे देश में लागू किया गया है। और ये जीएसटी यानी कि एक तरीके से ये मूल्य वर्धित भी कर है, यानी कि ये वैट जो टैक्स था उस तरीके के यानी कि मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत भी आता है। और इसे 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया और इसे लागू किया गया। अब इसके कर स्लैब के बारे में जान लेते हैं, जीएसटी के मुख्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो कर स्लैब के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें एक 0% की कर स्लैब है, 5% की, 0% की, 5% की, साथ ही साथ 12% की कर स्लैब है, 18% की कर स्लैब है और 28% की कर स्लैब है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें 5 तरीके की कर स्लैब है। एक गंतव्य आधारित कर होता है जो कि प्रत्येक चरणों पर लगाया जाता है। इसमें प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है, जिस तरीके से वस्तु का मूल्य होगा उसी के अकॉर्डिंग ही कर लगाया जाएगा। जैसे कि कम दाम की वस्तु है तो उसको उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। अगर वही वस्तु अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो उस अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। अब आते हैं हम दोहरी संरचना के बारे में कि इस टैक्स की दोहरी संरचना है, जैसे कि सीजीएसटी का होना, एसजीएसटी का होना और आईजीएसटी का होना। तो सीजीएसटी यानी कि क्या होती है? सीजीएसटी मतलब कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर होती है। फिर आती है एसजीएसटी, ये क्या होता है? यह राज्य वस्तु एवं सेवा कर होता है। फिर आता है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, जो आईजीएसटी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से कर की दोहरी संरचना भी कार्य करती है। और आरजीएसटी का मतलब कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इस तरीके के कर जो अंतरराज्यीय लेन-देन के मामलों में आईजीएसटी केंद्र द्वारा संग्रह किया जाता है और संबंधित राज्य को साझा किया जाता है। मतलब कि ऐसे कर जिसको केंद्र तो उसका ग्रहण संग्रह करेगा, लेकिन राज्यों में भी साझा किया जाएगा। तो इस तरीके के कर होंगे। तो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी इसके अंतर्गत आएंगे। अब एक राष्ट्र एक कर के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस कर को लागू किया गया था कि केंद्र एवं राज्यों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों की जगह एक ही तरीके का कर लगेगा, जिसे जीएसटी कहा जाएगा। और इसके गवर्नेंस के बारे में बात की जाए तो इसमें जीएसटी परिषद होती है, जो निर्णय लेने वाला एक मुख्य निकाय होता है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क होता है, जो जीएसटी पोर्टल के लिए आईटी सुविधा प्रदान करता है। तो ये किस तरीके का होता है? ये जीएसटी पोर्टल के लिए आईटी सुविधा प्रदान करता है। तो ये गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ मामले आते हैं जिसके अंतर्गत इसमें ये प्रावधान दिए गए हैं। तो ये आपकी इसके कुछ मुख्य विशेषताएं। अब जीएसटी परिषद के बारे में जान लेते हैं कि जीएसटी परिषद क्या है। जीएसटी परिषद को भारतीय संविधान के कितने उपबंधों के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उनका हमें पूरा ओवरव्यू याद होना चाहिए। यानी कि उस तरीके से आया तो एक चीज को लेकर है, लेकिन हमें उसका पूरा ओवरव्यू आना चाहिए। या फिर आपका एक जब कहीं भी नोट डाउन है, आपने जीएसटी के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें ये है कि आप ये जो लेटेस्ट न्यूज है उसको बस ऐड कर लीजिए। तो आप जो नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें ये आपका साथ ही में रिवाइज हो जाएगा, तो आपको अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। कंटेंट भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, साथ ही ये हो जाएगा कि आपका जो पिछले का डेटा है उसी के अकॉर्डिंग आप याद कर लेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा मोटिव है कि हमें बस रिवाइज करना है, हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है। उसमें ये नहीं है कि आपने कहाँ से पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है। इसमें मैटर ये है कि हमने कहीं से भी पढ़ा हो, बस हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, क्वेश्चन सही जाना चाहिए। उसी के संदर्भ में ये चीजें होती हैं। अब जीएसटी परिषद के बारे में बात करें तो जीएसटी परिषद जो है, संविधान में अनुच्छेद 279 ए के अधीन जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है।
यह किस तरीके का हो गया? एक तरीके से संवैधानिक निकाय हो गया, क्योंकि यह अनुच्छेद 239 79 ए के अंतर्गत आया हुआ है। अब 279 के अंतर्गत आया है तो इस माध्यम से इसे भी जोड़ा गया है। जब 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया हुआ था, तो ये जब 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी लागू किया गया, तो उस टाइम पर अनुच्छेद 279 ए को जोड़ा गया और इसे एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। और इसका जो गठन किया जाता है, तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं, इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? जीएसटी की दरें निर्धारित करना, जीएसटी से संबंधित नीति का निर्णय लेना और केंद्र और राज्यों को सिफारिश करना होता है। क्या करना है इसका? जीएसटी की दरें निर्धारित करना, जीएसटी से संबंधित नीतिगत निर्णय लेना, केंद्र एवं राज्यों को सिफारिश करना इसका मेन मोटिव होता है। इस परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि निर्णय लेने के लिए वेटेज वोटिंग के 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य के पास सामूहिक रूप से 2/3 वोटेज वेटिंग होता है और केंद्र के पास इसमें 1/3 वेटेज होता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के अंतर्गत बात की जाए तो जीएसटी एटी यानी कि जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण, ये एक तरीके से देखा जाए तो इसे भी 2017 के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण के अंतर्गत रखा गया है। या सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी अधिनियम 2017 और राज्य जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत स्थापित एक अपीलीय प्राधिकरण के खिलाफ आदेशों के खिलाफ यह अपील सुनता है। तो इसका ये मुख्य कार्य है। इसकी प्रधान पीठ जो आती है आपकी नई दिल्ली में होती है और राज्यों में इसमें अलग अलग पीठ हैं। जीएसटीएटी जो होते हैं उसके अध्यक्ष प्रधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं और ये प्रधान पीठ में 2 तकनीकी सदस्य होते हैं जो केंद्र एवं राज्यों में एक एक करके शामिल होते हैं। जीएसटीएटी की जो अध्यक्षता है उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इनके अध्यक्ष का कार्यकाल नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो इस तरीके से जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। तो ये आते हैं। उत्पाद शुल्क के बारे में यानी कि एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत बात की जाए तो एक्साइज ड्यूटी में किस तरीके से होती है? एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत ये किस तरीके से कार्य करती है? जैसे कि भारत में जो उत्पाद शुल्क है वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर है। भारत में विनिर्मित तथा भारत में खपत के लिए उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। लेकिन दूसरे देशों से जो आयातित वस्तुएं हैं उन पर एक सीमा शुल्क यानी कि कस्टम शुल्क लगाया जाता है। जो भारत में ये अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन जब वो किसी और देश से इन वस्तुओं पर ये सीमा शुल्क लगाया जाता है, तो ये जब किसी और से वस्तु को आयात किया जाता है तो सीमा शुल्क लगाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड उत्पाद शुल्क संग्रह के लिए जिम्मेदार होते हैं और केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में लगाया जाता था, लेकिन कई तरह के उत्पाद शुल्कों को जीएसटी में समाहित कर दिया गया और आज उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोलियम और शराब पर ही लागू होता है। तो शराब हुए, मादक पेय हुए, नारकोटिक्स पदार्थों के उत्पाद शुल्क होते हैं, ये सभी जो होते हैं वह राज्य सरकार द्वारा वसूले जाते हैं और इसी कारण से राज्य उत्पाद शुल्क कहा जाता है। तो इस तरीके से ये उत्पाद शुल्क के बारे में भी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? हाल ही में देखा जाए तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या को निपटने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ एक डॉक्यूमेंट को साझा किया है। अब एक डॉक्यूमेंट को साझा किया है तो ये चर्चा में आ गया। अब आता है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? कि वह स्थिति होती है जहां पर किसी तैयार उत्पाद की तुलना में उस उत्पाद को कच्चे माल के आयात पर अधिक शुल्क का भुगतान भुगतान करना पड़ता है। जैसे कि आपने कच्चे माल को खरीदा, तो जब कच्चा माल आप खरीदते हैं तो वह जीएसटी की जो दर है, उसकी जो दर तैयार उत्पाद की बिक्री की दर से जो मतलब कि जब आपने कच्चा माल खरीदा उस टाइम की जीएसटी की दर और जब उस माल को तैयार किया गया तो उस टाइम की बिक्री की दर जो होगी वह उससे अधिक होगी। तो यही एक तरीके से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होगा कि जो तैयार उत्पाद है, तैयार उत्पाद की तुलना में कच्चे माल के आयात पर अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा। जैसे कि ज्यादातर तो ये होता है कि कच्चा माल है तो उस पर उस तरीके का शुल्क नहीं लगेगा। जो फिनिश्ड वस्तुएं हैं यानी कि जो हम मार्केट में जिस चीजों को हम लेते हैं उन पर जीएसटी लगेगी। लेकिन क्या है इसमें कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत किस तरीके की आएंगी? वो जो स्ट्रक्चर आएगा जिसमें कच्चे माल पर ज्यादा कर लगाया जाएगा कंपेरेटिव टू आपके तैयार उत्पाद की तुलना में। तो इस तरीके से ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हुआ। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है?
तो इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि घरेलू उद्योग को नुकसान होता है क्योंकि देश के विनिर्माताओं को तैयार उत्पाद की तुलना में कच्चे माल के लिए अधिक शुल्क चुकाना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें कच्चे माल पर ज्यादा जीएसटी लगती है, ज्यादा हमें अगर कच्चे माल पर टैक्स देना होगा, तो जब वो तैयार होगा तो वो भी महंगा होगा, और जब वो महंगा होगा तो उसके कारण हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी भाग नहीं ले पाएंगे। मतलब कि हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए एक लैक हो जाएगा, मतलब कि एक कमी के तौर पर पैदा करेगा। क्योंकि अगर कच्चा माल महंगा हो जाने से इसके सीधे जो तैयार माल है तो उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि कच्चे माल पर जब इस तरीके का टैक्स लगेगा तो उसके कारण से आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ेगा। और यह जो प्रभाव है एक तरीके से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से प्रभावित करदाता के लिए जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति बनी रहती है। तो क्या होता है इससे प्रभावित जो करदाता होती है, इसमें जो जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है उसमें हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति भी बनी होती है। इसमें करदाता के लिए कार्यशील पूंजी भी कम हो जाती है, क्योंकि कच्चे माल पर अधिक कर होने के कारण उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में भी सरकार पर जमा रहता है। और इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे जीएसटी के तहत रिफंड के समय भी समस्या उत्पन्न होती है। तो अगर इस तरीके का कर रहता है तो ये भी समस्या आती है। च- मतलब कि व्यवस्था वही है जो अगर हम नॉर्मल तरीके से समझे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए हम नॉर्मल समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। जैसे कि कई वस्तुएं जो है तैयार माल पर लगता है, कच्चे माल पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इस तरीके के जो ड्यूटी स्ट्रक्चर आएगा उसमें कच्चे माल पर टैक्स लगेगा, कच्चे माल पर टैक्स लगेगा, तब वो प्रिपेयर होगी तो और महंगी होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के तौर पर भी वो महंगी होगी और उस तरीके से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। तो इसका इफेक्ट इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो ये आपका नॉर्मल है, बस ये है कि आपका इकोनॉमिक के फॉर्म में आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आपको इसको क्या करना है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत ही होगा जो कि घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाता है। और अभी हाल ही में इसके लिए क्या किया गया, हाल ही में इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा एक डॉक्यूमेंट को साझा किया गया है। तो ये सब है। अब आते हैं हम नेक्स्ट की ओर कि दीर्घकालिक पूंजी लाभ और इंडेक्सेशन लाभ क्या है, मतलब कि इंडेक्सेशन लाभ से रिलेटेड क्या चला है। तो हाल ही में देखा जाए तो लोकसभा में अचल संपत्तियों यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर प्रावधानों में संशोधन करने वाले वित्त विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई है। तो क्या हुआ है कि लोकसभा में जो भी अचल संपत्तियां हैं, यानी कि जो ऐसी संपत्तियां जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब कि जा नहीं सकती है, ये अचल संपत्तियां होती हैं। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी हुई, जैसे आपका मकान बन गया तो वो एक अचल संपत्ति के अंतर्गत है। अगर आपने कोई फैक्ट्री खोली तो वो अचल संपत्ति है, क्योंकि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करा सकते। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी पर यानी कि अचल संपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर प्रावधानों में संशोधन करने वाले वित्त विधेयक को मंजूरी मिली हुई है। तो ये दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में जो संशोधन किया गया वित्त विधेयक में, उसी को मंजूरी प्रदान की गई है। तो अब हमारा प्रश्न आता है कि आखिर पूंजीगत लाभ क्या होता है, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। पहले कैपिटल गेन टैक्स को समझे थे, फिर इससे रिलेटेड जो वित्त विधेयक के जो प्रावधान है उनके बारे में देखेंगे। तो पूंजीगत लाभ कर यानी कि कैपिटल गेन टैक्स क्या है, ये टैक्स जो है एक तरीके से दो प्रकार का होता है। किस तरीके का, एक टैक्स होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो इसके जो प्रकार होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स में 24 महीने से कम समय पर पूंजीगत संपत्ति के धारण पर ये होता है, और यह एक तरीके से रियल एस्टेट होता है। और जो 12 महीने से कम समय पर पूंजीगत संपत्ति के धारण पर होता है, जैसे कि प्रतिभूतियों, शेयर और म्यूचुअल फंड इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से ये इसका कितना टेन्योर होता है, 24 महीने से कम समय पर पूंजीगत संपत्ति के धारण पर रियल एस्टेट, 12 महीने से कम समय पर पूंजीगत संपत्ति के धारण पर जैसे प्रतिभूतियां, शेयर और म्यूचुअल फंड होते हैं। फिर दूसरा आता है जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, किस तरीके का टैक्स, जैसे ये शॉर्ट टर्म है तो इसके लिए 24 महीने और 12 महीने से कम समय का निर्धारण कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब आप लॉन्ग टर्म की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जो आपकी चल संपत्ति है उसके लिए 36 महीने से अधिक समय का एक पूंजीगत संपत्ति के लिए हो गया, और इसके लिए जो हो गया वह 12 महीने से अधिक समय के लिए पूंजीगत धारण के लिए, जैसे कि सूचीबद्ध इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया होती है। और 24 महीने से अधिक समय पर पूंजीगत संपत्ति के धारण पर इसमें अचल संपत्ति, गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर इसके अंतर्गत
आते हैं। तो इस तरीके से ये आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की एक धारण अवधि भी बताई गई है। अब चलिए जान लेते हैं इसके संशोधन अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए, उनके प्रावधान के बारे में। कि इंडेक्सेशन लाभों की समाप्ति का होना, कि बजट 2025 में इसको समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें संशोधन में इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया और 23 जुलाई 2024 को पहले अर्जित संपत्तियों को ग्रैंड फेडर्स परिसंपत्ति का दर्जा भी दिया गया। अब ग्रैंड फेडर्स संपत्तियों का जो संपत्ति है उसका दर्जा दिया, तो सबसे पहले तो हम जो ग्रैंडफादर क्लॉजेस को लीगेसी जैसे उनको जानना ज़रूरी है कि अगर क्योंकि इकोनॉमी में क्या है कि आप किसी शब्दावली आपकी आई हुई है तो उसका मतलब आपको समझना होगा। क्योंकि अगर एक शब्दावली है उससे पूरा सेंटेंस ही आपका कवर हो जाएगा और ज़्यादातर इसमें शब्दावलियों को में ही आपका मार खाते हैं कि ये अगर उस चीज़ का आपको डेफिनिशन नहीं पता है, उसके बारे में समझ नहीं है, तो वो आपके लिए आपका सीधा क्वेश्चन गलत करा देता है, अगर आप उस शब्दावली को नहीं समझ पा रहे। तो चलिए जान लेते हैं ग्रैंडफादर क्लॉजेज या लीगेसी क्लॉज के बारे में। यह एक ऐसी कानून व्यवस्था होती है जिसमें व्यक्तियों, संस्थानों या कंपनियों को नए नियम विनिमय या कानून लागू होने के बाद उन गतिविधियों या कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जिन्हें भी पहले से ही कर रहे थे। तो जिन्हें वो पहले से कर रहे थे, तो इस तरीके के कानूनों की अनुमति दी जाती है। करदाताओं के विकल्प के तौर पर देखा जाए तो ये संशोधन जो है इसके अंतर्गत कुछ निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि 2 विकल्प है। 2 विकल्प में पहली आती है पुरानी योजना कर व्यवस्था, दूसरी आती है नई कर योजना व्यवस्था। और इसमें किसी एक का चयन जो होता है वह कम टैक्स पर भुगतान करके किया जा सकता है, तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान है। पुरानी योजना कर व्यवस्था में 23 जुलाई 2024 के पहले जो संपत्ति अर्जित की जाती है वह बिक्री के इंडेक्सेशन लाभ के लिए 20% एलटीजीजी टैक्स का भुगतान करना होता है और इंडेक्सेशन के बिना 12.5% का एलटीसीजी टैक्स का भुगतान करना और पहले 20% की तुलना में ये कम करना है। तो इस तरीके से पुरानी कर और नई कर व्यवस्था के अंतर्गत आता है। 23 जुलाई 2024 को कट ऑफ तिथि के बाद अर्जित संपत्ति की खरीद के लिए केवल नई कर व्यवस्था इसमें लागू होगी और इंडेक्सेशन केवल जो होगा वह अर्जित लाभ पर लागू होता है तथा वे किसी भी हानि पर ये लागू नहीं होते। छूट में वृद्धि के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सूचीबद्ध इक्विटी होना, इक्विटी ओरिएंटेशन म्यूचुअल फंड होना, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पर एलटीसीजी टैक्स के लिए छूट सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख कर देना। इसी तरह लॉन्ग टर्म के लिए इन परिसंपत्तियों को लागू कर की दर में 10% से बढ़ाकर 12.5% कर देना है। इंडेक्सेशन क्या होता है, इसकी गणना किस तरीके से होती है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इंडेक्सेशन जो है जो एक तरीके से इसका आशय पूंजीगत लाभ की गणना करते समय मुद्रास्फीति के अनुरूप किसी संपत्ति के खरीद मूल्य पर समायोजित करने से होता है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का जो उपयोग है वह किसी संपत्ति की मुद्रास्फीति के समायोजित कीमत की गणना करने के लिए किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप इसमें किसी भी संपत्ति की कीमत में वृद्धि के अनुमान को दर्शाया जाता है और प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 के तहत इसे परिभाषित किया जाता है। मुद्रास्फीति समायोजित मूल्य सूचकांक के बारे में देखा जाए तो ये जो है वह बिक्री के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक की खरीद का वर्ष का जो सीआईआई और परिसंपत्ति का वास्तविक खरीद मूल्य इसके अंतर्गत आता है। इंडेक्सेशन के लाभ के अंतर्गत देखा जाए तो ये इस तरीके के लाभ होते हैं जो करदाताओं के लिए कर देयता को कम करते हुए उन्हें मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं को बाजार कीमत पर वृद्धि के कारण उत्पन्न होने लाभ के बजाय केवल वास्तविक लाभ पर ही इसे लगाया जाए। तो इस तरीके से आते हैं। अब जान लेते हैं विरासत कर के बारे में या इनहेरिटेज टैक्स के बारे में। एक तरीके से वर्ल्ड इनक्वेलिटी लैब द्वारा प्रकाशित शोध पत्र होता है जो 12 टैक्स एंड जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में भारत को आर्थिक असमानता दूर करने के लिए अमीरों पर संपत्ति कर और विरासत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया। अब ये आता है कि आखिर संपत्ति या विरासत कर क्या होता है। विरासत कर जैसे कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपना जो प्रॉपर्टी है तो उसको अपनी जैसे कि आपकी जो जायदाद है उसके लिए उत्तराधिकारियों के लिए वो दी जाती है। तो इस तरीके कर विरासत कर होते हैं। अब इन विरासत करों पर भी एक तरीके इसका एस्टेट जो टेस्ट टैक्स होता है वह इनसे अलग होता है। एस्टेट टैक्स में क्या होता है कि इस टाइम पे क्या होता है कि इसमें टैक्स जो होता है वह मृत व्यक्ति की संपत्ति या एस्टेट के कुल मूल्य पर लगाया जाता है और इसमें कई देशों ने इसे अपनाया है जैसे कि जापान में जो विरासत कर है वह 55% है, दक्षिण कोरिया में 50% और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है।
विरासत कर के लाभ के बारे में आता है, जैसे कि राजस्व में वृद्धि होना, संपत्ति में असमानता को कम करना, मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा मिलेना। विरासत कर के प्रभाव जैसे कि कर चोरी बढ़ सकती है, बचत और निवेश को हतोत्साहित होगा, दोहरे कराधान से जुड़ी चिंताएं इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये आपके विरासत कर होते हैं जिनके बारे में आता है। अब आते हैं विरासत कर के इतिहास के बारे में, कि जब हम इतिहास की ओर देखते हैं कि भारत में कोई भी वर्तमान में विरासत कर लागू नहीं है। लेकिन 1953 में क्या था कि एसटी ड्यूटी लगाई जाती है। फिर जो कर दर थी वह 85% तक पहुंच गई थी, जिसके कारण ये अत्यधिक जो था वो अलोकप्रिय हो गया और इसके कारण इसे समाप्त कर दिया गया। मतलब वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन 1953 में लगाई गई थी और इसे कितना कर दिया गया था, 85%। तो ये जो था कि इतना ज्यादा कर लगने से इसकी कोई जो वैल्यू थी, मतलब की जो लोकप्रियता थी वो खत्म हो गई और 1985 में आकर इसे खत्म कर दिया। जब इसे खत्म कर दिया जाता है तो फिर बाद में एस्टेट ड्यूटी, समान भारत में उपहार कर और संपत्ति कर भी लगाए गए थे। अब इस तरीके के कर लगाए गए तो उपहार कर को 1998 में लगाया गया, संपत्ति कर को इसको 2015 में समाप्त कर दिया गया और 2004 में उपहार कर को फिर से लगाया गया। अब उपहार कर के अंतर्गत किस तरीके का था, इसमें क्या होता था कि इसमें कोई भी व्यक्ति की जो भी वित्तीय संपत्ति है वह 50,000 रुपए से अधिक, कितनी, 50,000 रुपए से अधिक मूल्य का कोई उपहार प्राप्त नहीं कर सकता है। प्राप्त करता है अगर इससे ज्यादा, तो इसे अन्य कर स्रोतों से प्राप्त आय के तौर पर समझा जाएगा और इसे आय कर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा। उपहार कर के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी पोस्ट पर व्यक्ति हो तो उसके लिए है, या फिर किसी, कोई भी व्यक्ति हो अगर वो 50,000 से अधिक के मूल्य का कोई उपहार पाता है, तो उसको आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा। तो और इसको ये भी समझा जाएगा कि इसे अन्य स्रोतों, यानी कि ब्लैक मनी से रिलेटेड जो भी इश्यू आते हैं उनसे रिलेटेड आय प्राप्त, इसको समझा जाएगा। अब जैसे कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवाद देखने को मिलते हैं कि दान, विरासत में मिला उपहार, करीबी रिश्तेदार से प्राप्त उपहार, शादी के उपलक्ष्य में प्राप्त उपहार आदि आते हैं जो इसमें अपवाद के तौर पर आते हैं। अब आते हैं भारत में आय और संपत्ति असमानता के बारे में। अब आय और संपत्ति असमानता के अंतर्गत देखा जाए तो वर्ल्ड इक्वलिटी लैब ने भारत आय और संपत्ति असमानता को 1922 और 23 के अंतर्गत अरबपति राज का उदय होता है, यह शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसमें सबसे धनी जो व्यक्ति होते हैं वह 1% के पास, लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% होता है, जबकि सबसे कम आय वाले के पास 50% के पास 6.4% का हिस्सा होता है। और स्वतंत्रता के बाद 1980 के दशक में इसकी असमानता में गिरावट आती है और इसके बाद की अवधि में असमानता बढ़ती जाती है और 2000 के दशक में इसमें काफी वृद्धि देखने को मिलती है। कमिटमेंट टू रिशेड्यूलिंग इनक्लिबिलिटी सूचकांक 2024 ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है और इसमें असमानता से निपटने के लिए 164 देशों और इसके अंतर्गत क्षेत्रों में प्रतिबद्धता का आकलन किया जाता है। भारत में इसकी रैंक 127 है, नेपाल में इसकी 118 आती है, श्रीलंका में, नेपाल में 115 और श्रीलंका में 118 है। तो देखा जाए तो एशियाई देशों में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है। अब आते हैं अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के बारे में, कि अग्रिम मूल्य निर्धारण जो है एक तरीके से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारतीय करदाताओं के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड में 125 अग्रिम मूल्य समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह अग्रिम मूल्य समझौता जिसमें एक तरफा और द्विपक्षीय एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इसमें दोनों शामिल होंगे। अग्रिम मूल्य समझौता जो एक तरीके से करदाता और कर प्राधिकरण के बीच का समझौता होता है, जिसमें मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्धारित करके ट्रांसफर प्राइसिंग निर्धारण करने के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। और ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो एक तरीके से साझा स्वामित्व नियंत्रण वाली कंपनियों के बीच आदान प्रदान करने वाली वस्तु एवं सेवाओं की कीमत पर लगाया जाता है। इसका महत्व जो होता है वह एपीए अधिनियम 5 आगामी वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन आर्म्स लेंथ प्राइसिंग निर्धारित करने के लिए मदद करता है। और एक तरीके से जो सिद्धांत होता है वो तो संबंधित पक्षकारों के बीच वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए निर्धारित कीमत अलग-अलग पक्षकारों के बीच उनकी चीज के लिए तय कीमत के समान होना होता है। और करदाता के पास पिछले 4 वर्षों के लिए एपीए लागू करने का विकल्प होता है और यह 9 वर्षों के लिए कर निश्चितता भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से आता है। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के अंतर्गत कुछ प्रकार है, जैसे कि एकल तरफा एपीए, द्विपक्षीय एपीए,
बहुपक्षीय एपीए होता है। इसमें करदाता और देश के कर प्राधिकरण को शामिल होता है जहां करदाता रहते हैं। इसके अंतर्गत द्विपक्षीय एपीए होते हैं जो कि करदाता या कर प्राधिकरण सम्मिलित होते हैं जिसमें करदाता रहता है। इसके साथ ही करदाता और अन्य देश में स्थित संबद्ध उद्यम और संबंधित विदेशी कर भी प्राधिकरण में होते हैं। बहुपक्षीय एपीए जो आते हैं जिसमें करदाता में अलग अलग इस देशों की स्थिति, दो या दो से अधिक संबद्ध उद्यम, उन देशों के कर प्राधिकरण जहां करदाता रहते हैं वहां पर एक ही देशों वाले कर अधिकारी शामिल होते हैं। तो इस तरीके से एक तरफा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आते हैं। भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था के बारे में देखा जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 के धारा 92 सीसी और 92 सीडी को शामिल करने पर 2012 में एपीए योजना को अधिसूचित किया। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए समझौते पर ये हस्ताक्षर होंगे। इनकी प्रकृति जो होगी वह स्वैच्छिक होगी, जो ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद को हल करने और अपील और अन्य दोहरे कराधान के बचाव समझौते तंत्र का पूरक कार्य। इसकी अधिकतम अवधि 5 साल होती है। रोल बैक प्रोविजन होता है जो कि एपीए व्यवस्था में सहमति के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस को एपीए में शुरू होने की पहले की अवधि में लागू करने की अनुमति होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में ये एक तरीके से इसकी उत्पत्ति केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और यह आयकर विभाग के जरिए प्रत्यक्ष कर कानूनों में प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार होता है। अब आते हैं इसके अंतर्गत दोहरा कराधान बचाव समझौता के बारे में कि भारत और मॉरिशस ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। हालांकि अभी इस प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके तहत दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन किया जाएगा। संशोधन द्वारा किए गए मुख्य बदलाव हैं जैसे कि डीटीए में के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल पर्पस टैक्स का प्रावधान किया गया। ये जो टैक्स होता है वह कर चोरी या कर बचाव की संधि के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। इसका जो प्रावधान है वह संधि के तहत लागू कर लाभ नहीं मिलेंगे तो यह साबित होता है कि किसी के लेन देन या समझौते का मुख्य उद्देश्य केवल कर लाभ प्राप्त करना होता है। इसका उद्देश्य इसे बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग मिनिमम स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाना होता है। अब बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में देखा जाए तो ये क्या होता है, एक तरीके का कर चुकाने की बचने की रणनीतियों के लिए इस्तेमाल होने वाली टर्म होती है जो इन रणनीतियों को अंतर्गत होने वाले बचने के लिए नियमों में कमी और असंगतता का फायदा उठाकर मुनाफे को उच्च दर वाले देशों में कम दर वाले देशों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और ऐसा जानबूझकर किया जाता है कि इनमें निम्नलिखित तरीकों से किया जाए कि मुनाफे को उच्च कराधान वाले देशों स्थानों में ऐसे निम्न कराधान वाले या कर न लगने वाले देशों में स्थानांतरित करने दिया जाता है। उस पर कंपनी की बहुत कम और कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होती है। ब्याज और रॉयल्टी जैसे कटौती योग्य भुगतान माध्यमों में प्रॉफिट को कम करके दिखाया जाता है। डीटीए के बारे में जो कि एक तरीके से इसकी परिभाषा को देखा जाए तो डीटीए जो है वह दो देशों में न्यायिक क्षेत्रों के बीच एक समझौता होता है। यह दो अलग अलग देशों न्यायिक क्षेत्रों में एक घोषित परिसंपत्ति पर दोहरे कराधान से बचाता है। इसमें भारत और मॉरिशस के बीच में डीटीए पहली बार 1982 में हस्ताक्षरित किया जाता है और इसे 2016 में संशोधित किया जाता है। इसका महत्व जो है वह विदेशी निवेशकों पर कर के बोझ को कम करके सीमा पर निवेश को बढ़ावा देता है। यह अन्य स्रोत और करदाता के निवास देशों में कर के अधिकार को न्याय संगत आवंटन को सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय आय पर कर कानूनी निश्चितता प्रदान करते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। पारंपरिक जो है समझौते की प्रक्रिया के बारे में, ये प्रक्रिया जो है वह दोहरे कराधान के समाधान हेतु करदाताओं के लिए उपलब्ध एक अन्य विकल्प है और यह न्यायिक या आर्थिक दोनों तरीके से विवादों के समाधान का विकल्प प्रदान करती है। यह एक तरीके से कर संधि हो, जैसे उदाहरण के लिए डीटीए में एक निर्धारित तंत्र है जो सुनिश्चित करता है कि कराधान एक संधि के अनुसार है। यह संधि जो होगी वह द्विपक्षीय समझौता होगी जो दो देशों द्वारा प्रत्येक नागरिक की निष्क्रिय और सक्रिय आय पर दोहरे कराधान से जुड़ी समस्याओं का हल करने के लिए की जाती है। एमएपी और एपीए के बीच अंतर देखा जाए तो यह एक ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का समाधान होता है जिसमें एपीए ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को उत्पन्न होने से रोकता है और यह लंबित विवादों के लिए एमएपी दाखिल करता है और करदाता भविष्य के वर्षों में समान लेनदेन और प्रभावी विवाद समाधान के लिए इसके विकल्प को चुनते हैं। तो इस तरीके से ये पारंपरिक समझौते की प्रक्रिया होती है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि के बारे में, यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी के बारे में, यह जो है वह संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति में अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए विचारात विषय पर समझौता तैयार करने के लिए कार्य सौंपा जाता है।
यह हाल ही में इस समिति को एक संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर कन्वेंशन मार्गदर्शन के लिए एक सेट को मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य जो है वह वैध, निष्पक्ष, स्थिर, समावेशी, प्रभावी और अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संधि स्थापित करना है। इसमें भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों ने संधि के विचारार्थ विषय में पक्ष में मतदान किया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया हुआ है। वैश्विक कर संधि का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विकास के लिए वित्त पोषण में अधिसभा एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाना है, घरेलू संसाधन जुटाना, कर लगाने संबंधी चुनौतियों का समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को मजबूत करना होता है। इसकी प्रतिबद्धताओं में आता है कि यह विदेश में दी गई सेवाओं की प्राप्त आय को कर के दायरे में लाने से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है, एक दूसरे की प्रशासनिक सहायता करने के लिए प्रभावी व्यवस्था होना, कर संबंधी अवैध वित्तीय लेन-देन की समस्याओं से निपटना और कर अधिकारों का उचित आवंटन इसके अंतर्गत करना है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की संधि है जिसके अंतर्गत प्रतिबद्धताएं और इसके प्रमुख उद्देश्य आते हैं। वैश्विक कर से संबंधित सहयोग को बढ़ाने व देने के लिए कुछ वैश्विक पहले हैं, जैसे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की वैश्विक न्यूनतम दर होना, कि ग्लोबल एंटी बेस एरोजन मॉडल नियमों पर आधारित होती है। यह नियम जो होंगे वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उन प्रत्येक के देश में न्यूनतम कर की दर को भुगतान करना अनिवार्य बनाता है। यह नियम पर कॉर्पोरेट 15% न्यूनतम प्रभावी कर दर लगाएंगे। बीईपीएस पर ओईसीडी G20 एक्सक्लूसिव फ्रेमवर्क होगा, जो एक वैश्विक पहल होगी जो कर चोरी से निपटने, निष्पक्ष कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारत सहित 147 से अधिक देशों और अधिकार क्षेत्रों को साथ में लाती है। इसे 2016 में स्थापित किया गया और इसने 2 पिलर अप्रोच अपनाया। इसमें पहला अप्रोच जो था उसमें सबसे बड़ी और सर्वाधिक लाभ वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे और कर अधिकारों को न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करता है। पिलर सेकंड में यह वैश्विक न्यूनतम कर को नियम को निर्धारित करता है और इसे रोकने के लिए कुछ संबंधी वो कानून पर बहुपक्षीय कन्वेंशन हुए, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को अपडेट करना है, बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कर से बचने के अवसरों को कम करना है, जिसे 2017 में भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हुए थे। अन्य प्रमुख घटनाक्रम के अंतर्गत आता है जैसे कि शुल्क वापसी के संदर्भ में, कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने लोक वित्त प्रबंधन का इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे निर्यातकों के बैंक खाते से ड्यूटी ड्रॉबैक राशि का ट्रांसफर करेगा। अब ड्यूटी ड्रॉबैक या शुल्क वापसी क्या होती है? ये एक तरीके से 1962 की धारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 75 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रावधान किया गया। यह प्रावधान जो है वह निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाली किसी भी आयातित सामग्री या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर लगने वाली छूट होती है और इस प्रावधान की प्रक्रिया में एक तरीके से कुछ लागतों की भरपाई करने के लिए मदद किया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर या सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी, आईजीएसटी संग्रहण या वसूली, तस्करी की रोकथाम जैसे मामलों में नीति निर्माण और इनके प्रशासन करना होता है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं विंडफॉल टैक्स के बारे में कि विंडफॉल टैक्स क्या है। केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पाद कच्चे माल पर विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया है। विंडफॉल टैक्स जो है एक तरीके से इस टैक्स को सरकारों द्वारा कुछ ऐसे उद्योगों पर लगाया जाने वाला कर होता है जो अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण औसत से काफी अधिक लाभ कमाते हैं और इसका उद्देश्य अतिरिक्त लाभ को एक क्षेत्र में पुनर्वितरित करके व्यापक सामाजिक कल्याण के लिए धन जुटाना होता है। और इसके अंतर्गत तर्क दिए जाते हैं और उचित ठहराया जाता है कि ये लाभ केवल कर देने वाले निकाय के प्रयासों के कारण ही नहीं बल्कि बाहरी कारकों के कारण भी प्राप्त हुए होते हैं। तो ये विंडफॉल टैक्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके इस तरीके के टैक्स हुए। अब यहाँ देखा जाए तो आपका सेकंड मेजर टॉपिक फिनिश होता है। अब थर्ड मेजर टॉपिक की ओर आते हैं जिसमें आता है भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार के बारे में। भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार में अंतर्गत जैसे आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में।